हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मेरा एक और डिस्क्लेमर ये रहेगा कि इस वीडियो में जितने भी शेयर्स की बात होने वाली है वो किसी भी प्रकार का कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ चीजें जो है सिखाने की यहाँ पर कोशिश करने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफेंस स्टॉक्स। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि डिफेंस स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं और इनमें हमें क्या करना चाहिए। क्या इनका जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा हाई है या ये एक सही टाइम होगा हमें इनको स्टडी करने का, क्योंकि काफी डिस्काउंट पे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन इनमें हो रही है और शायद आने वाले टाइम पे भी हो सकती है। अगेन मैं ये शब्द का आप ध्यान रखें कि हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सबका फेवरेट स्टॉक्स की 3-4 जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं को कवर किया है। आप और भी इस शेयर्स के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो है वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। मैंने 3-4 मेन स्टॉक्स जिनकी ज्यादा चर्चा होती है उन्हीं की बात करी है। तो माझगांव डॉक का शेयर आप देख लीजिए। एक दिन में तो खैर चार्ट पैटर्न है नहीं, 5 दिन में 4% क्रैश, 1 महीने में 8-8.5% क्रैश, 9 महीने में आप देखें 6 महीने में आप देखें तो 61% के रिटर्न है। लेकिन अगर टॉप लेवल से आप देखें तो लगभग 31% ये अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। फर्स्ट ईयर से देखें, ईयरली रिटर्न्स देखें तो 31%, 5 साल की बात देखें तो 2000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी आई थिंक उतने ही होंगे। यस, तो आप देख ही सकते हैं टॉप लेवल से करेक्शन जो है लगभग 30-31% की करेक्शन है माझगांव डॉग में। उसके बाद एचएल की बात कर लेते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर स्टॉक है। एक दिन का चार्ट पैटर्न नहीं है। 5 दिन में 6-6.5%, 1 महीने में 11-12%, 6 महीने में भी देखें तो अगर तो 10-10.5% है। 1 साल की बात करें तो टॉप लेवल से 27% के आसपास क्रैश है। उसके बाद बीडीएल की बात कर लेते हैं, भारत डायनेमिक्स, ये मिसाइल वगैरह बनाती है। तो 5 दिन की बात करें तो 4.5% डाउन, 1 महीने में 17%, 6 महीने में देखें तो डाउन 4-4.5%, 1 साल की बात करें तो टॉप लेवल से लगभग 42% डाउन, 5 साल में 493% के रिटर्न। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख ही सकते हैं, खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। 5 दिन में 4-4.5% डाउन, 1 महीने में 16-17% डाउन, 6 महीने में 1-1.5% डाउन। लेकिन टॉप लेवल से मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। टॉप लेवल से जो है कंपनी का स्टॉक लगभग 50% से भी ज्यादा उड़ चुका है। उसके बाद 5 साल की बात करें तो कंपनी ने 550% रिटर्न दे दिए, इतनी गिरावट के बावजूद भी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 300-400% के रिटर्न। तो आखिर हो क्या रहा है इन स्टॉक्स में, आइए चलिए थोड़े से इनके एक आधी कंपनी के हम नंबर्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी जो है 2,73,000 करोड़ की कंपनी है, एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी 32 का है, आरओई 28, बहुत ही शानदार फिगर्स है यहाँ पे। इंडस्ट्री पी लगभग 65 का है एंड स्टॉक पी जो है 32 का है। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीजें पता ही होंगी कि किस किस सेगमेंट में काम करते हैं। ईयरली नंबर्स देख लेते हैं। 2013 से 2,997, 2,600, 1,900, 2,600, 1,987, 2,346, 2,800, 3,239, 5,000, 5,800, 7,500, 8,400। तो आप देख ही सकते हैं 5 स्टार नंबर्स हैं, कहीं नंबर्स में कोई दिक्कत ही नहीं है। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। 18,930, 23,172, 28,712, 30,751। कर्जे की बात करें तो 0 रुपए का कर्जा है कंपनी का, बस 0 रुपए। उसके बाद प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको प्रमोटर्स पता ही होंगे, इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रमोटर्स के बाद 71%, एफआईएस के बाद 11-11.5%, डीआईएस के बाद 8%, पब्लिक के पास यहाँ पे 8%। लेकिन यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए यहाँ पे कि यहां तक तो देखिए 18-20 की बात कर लेते हैं तो यहां तक पब्लिक थी 1%। ठीक है, यहाँ पे डीआईएस सीधा 8% के आसपास देखा है। इसमें कुछ डीआईएस तो ऐसे होंगे जो यस लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जो कि आपको गवर्नमेंट शेयर्स में आमतौर पे मिल ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पब्लिक 1 थी, फिर 3, यहाँ से देखिए पब्लिक 3.63, फिर 3.48, यहाँ पे उल्टा प्रॉफिट बुकिंग करी पब्लिक ने। उसके बाद पब्लिक को माल चिपकना शुरू, ये देख रहे हैं आप,
मार्च 2023 से ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी थी। अगर HL की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ और भी चीजों को हम देख लेते हैं। अभी पब्लिक की बात करें तो देखिए 5, फिर 6, फिर सीधा 8, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो खैर गवर्नमेंट ने OFS लाया था। OFS में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था FIS ने 4 से सीधा 9 कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए FIS 9 के 11 है, DIS के पास 13 में से उन्होंने 8% घटा दिया है, यहाँ पे 8 पे ले आए। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे सितंबर की शेयर होल्डिंग तो गवर्नमेंट तो सेम है। FIS के पास 12 था, उन्होंने 11 कर दिया। DIS के पास 9 था, उन्होंने 8 कर दिया। लेकिन हमारी पब्लिक यहाँ पे 6, सवा 6 से 8 से भी ऊपर होल्डिंग चली गई है उनके। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट था हमारा माझगांव डॉक, ये भी काफी फेमस है। इसके प्रॉफिट वगैरह भी देख लेते हैं। नंबर 80,000 करोड़ की एक मिड लार्ज कैप कंपनी आप कह सकते हैं। बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं, 44, 35, बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद इसके ईयरली नंबर इसके भी देख लेते हैं। 2015 से 516, 596, 585, 496, 532, 431, 514, 611, 1000 सीधा डबल प्रॉफिट, 1900, 2500। तो धमाकेदार बैलेंस शीट, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट जबरदस्त कंपनियां कमा रही हैं। रिजर्व की बात कर सकते हैं, 6000, 7000 करोड़ के रिजर्व। कर्जा देखिए 36 करोड़ का, क्या है, कुछ भी नहीं है इस कंपनी के लिए। उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं प्रमोटर होल्डिंग पे। 84% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। FIS के पास 1-1.5%, और DIS के पास तो 1% है। पब्लिक के पास देखिए 12%। यहाँ पे पब्लिक फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यहाँ पे बड़ी है, 12 से सीधा 12.72 हो गया। और जबकि FIS ने 2.38 का 1.45 कर दिया। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि पब्लिक जो है सितंबर मंथ में माझगांव में भी बढ़ी एंड HL में भी बढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट शेयर हम देख लेते हैं। उसके बाद BDL है। BDL की भी कहानी एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या है। भारत डायनामिक्स, ये मिसाइल्स वगैरह बनाती है। 36,000 करोड़ की कंपनी है, लगभग मिड कैप कंपनी। ROC 24, ROE 17, धमाकेदार, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद ईयरली नंबर्स देख लेते हैं। 235, 279, 444, 524, 528, 423, 535, 258, 500, 352, 613। इसके नंबर्स फिर भी थोड़े फ्लक्चुएटिंग मैनर में है। पहले की दो कंपनियां काफी अच्छा दमदार, हाँ कंपनी ये भी अच्छी है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इसका बीच बीच में, तो आई थिंक ये ज्यादा वोलाटाइल भी होगी। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं तो 3500 करोड़ के आसपास के कर्जा देखिए ना के बराबर है। 3 करोड़ का कर्जा इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद ईयरली परफॉर्म शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, सेम चीज आपको यहां पे भी दिखेगी। ये तो प्रमोटर सेम। FIS ने 2.95 का 2.94 ज्यादा बिकवाली नहीं की। DIS देखिए 12.39 से सीधा 8.46 पे आ गए। और पब्लिक देखिए 9.72 से सीधा 13.5-14% पे पब्लिक जा बैठी है। यानी कि पब्लिक माल उठाती जा रही है, FIS एंड DIS माल निकालते जा रहे हैं। उसके बाद एक और शेयर देख लेते हैं, कोचिन शिपयार्ड। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं ताकि आपको करेक्ट समझ में आए वीडियो का। मार्केट कैप 34,000 करोड़, ROC 21 का है, ROE 17 का है। उसके बाद आप देख सकते हैं सीधा ईयरली प्रॉफिट्स पे ही आ जाते हैं। 2013 से 266, 282, 69, 292, 322, 397, 481, 638, 610, 587, 314, 813, 887। ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिजर्व्स की बात करें 5,000 करोड़ से भी ज्यादा के रिजर्व है। बोरिंग 487 करोड़ का कर्जा आई थिंक कुछ भी नहीं है कि बैलेंस शीट को देखते हुए, क्योंकि अगर कंपनी की बात करें नेट कैश माइनस में है थोड़ा सा। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग, ये मेन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मार्च में देखिए 72 के 72। FIS ने प्रॉफिट बुकिंग, DIS ने प्रॉफिट बुक थोड़ा सा हिस्सेदार यहाँ पे बढ़ाई है, लेकिन पब्लिक देखिए एज यूजुअल पब्लिक ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर भी बढ़ाई है। तो ये सब चीजें दिखाने का मेरा एक मोटिव यही था कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं DIS एंड FIS, वो ज्यादातर अगर आप स्टॉक्स में देखें, डिफेंस स्टॉक्स में, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ा है फोमो। अगर आप पिछले 1-1.5 साल में अगर रिटर्न्स देखें तो ज्यादातर लोगों ने जो बाइंग करी है ना, वो यहां पे करी है। तो वो अब फंस गए। अब वो क्या कर रहे हैं, एवरेज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और यही होता है, आपको चाहे कंपनी कितनी ही अच्छी हो, मैं ये नहीं कहता कि एवरेज करना गलत है या सही है, वो डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि
एवरेज करने का भी एक सही टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका स्टॉक 5% गिर गया, 10% गिर गया तो आपको एवरेज करना चाहिए। आपको ये चीज भी नोटिस रखनी है कि एक साल में जो कंपनी आपको 100% के रिटर्न दे रही है, अगर वो ऊपर से 20-30% भी क्रैश होगी तो आई थिंक वो क्रैश कुछ भी नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात देखिए, यहां पे मैं हटा देता हूं इसको, एक साल के रिटर्न से 98%, वो भी ऊपर से 30% क्रैश होने के बाद भी कंपनी के 98% के रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो कंपनी 2000% की रिटर्न दी और 2000% रिटर्न देने के बाद अगर ये स्टॉक 30% ऊपर से क्रैश भी हो गया तो आई थिंक ये करेक्शन है ही नहीं। ये ऐसा लेवल अभी तक नहीं पहुंचा है कि आप कंपनी को सीधा बेच दें। ये कोई मतलब सॉरी मैं गलत वर्ड यूज कर दिया कि कंपनी में आप सीधा एवरेजिंग करना शुरू कर दें या फ्रेश बाइंग शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्रैश कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, क्रैश उन लोगों के लिए हुआ है जिन्होंने अभी 3-4-5 महीने पहले ही बाइंग करी है, उनके लिए क्रैश है। लेकिन जो ऑलरेडी 3-4-5 साल से लेके बैठे हो उनके लिए क्रैश है ही नहीं, क्योंकि उनको तो ये चीज दिख ही नहीं रही होगी। हाँ, अगर वो रोज अपना ऐप खोल के देखते होंगे तो प्रॉफिट तो जरूर कम होगा, लेकिन ओवरऑल उनके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं अभी भी। यही चीज आप HL में भी देख सकते हैं, यही चीज आप BDL में भी देख सकते हैं, और यही चीज आप कोचिन शिपयार्ड में भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, द फॉल वॉज लाइकली ड्यू टू द प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फेल शॉर्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिफेंस एलोकेशन इन द बजट। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जब से इन्वेस्टर्स को ये पता लगा कि बजट आया, बजट में जो है जिस हिसाब की एक्सपेक्टेशंस थी कि डिफेंस बजट बढ़ेगा, उस हिसाब से डिफेंस बजट नहीं बढ़ाया गया। और सबसे बड़ा कारण यही है इनके ये जो फॉल हो रहा है लगातार, ये सबसे बड़ा इसी वजह से हो रहा था। करेक्शन वाज नीडेड इन डिफेंस स्टॉक्स एज दे वर ओवर वैल्यूड आफ्टर द इंटरिम बजट एमिड हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट। यही चीज उन्होंने ऊपर भी बताई है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया था। हाँ, अगर बजट जो है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ जाता तो आई थिंक ये स्टॉक्स और भी यहां से, आई थिंक जो HL को 4000 के प्राइस पे मिल रहा है तो आई थिंक वो अभी तक 8000 के लेवल पे पहुंच चुका होता, इतना जबरदस्त वो भाग चुका होता। लेकिन एक्सपेक्टेशन से बिलो हुआ, इस कारण से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। द डिफेंस बजट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर हैज बीन pegged at 6.21 trillion, the same as the interim budget unveiled in the Feb. This is 0.3% lower than 2022-23 का जो बजट आया था, रिवाइज एस्टिमेट्स हैं, उससे भी कम का उन्होंने एलोकेशन किया। और डिफेंस स्टॉक्स हो गए या रेलवे स्टॉक्स हो गए, उनके लिए एक संजीवनी बूटी होती है बजट। अगर बजट में उनका एलोकेशन नहीं बढ़ाया गया, उन्हें फंड्स ज्यादा नहीं दिए गए, तो इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग आपको भविष्य में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाला बजट आपको पता है फेब मंथ में फिर से घोषित होगा। अगर उस टाइम पे भी एक्सपेक्टेशन से बिलो अगर बजट आया तो आई थिंक ये और भी स्टॉक्स जो है नीचे आ सकते हैं। Analysts, for the instance, said the long-term growth story of the sector remain intact, backed by solid order intake and execution, which will eventually translate into earning visibility. तो हाँ, इन्वेस्टर्स एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है, अभी भी उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन आपको पता ही है कि फोमो में आके जब बाइंग होती है ना, तो इसी तरह से होती है, स्टॉक धड़ाधड़ भागना शुरू कर देते हैं बहुत ही ज्यादा तेजी से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 5 साल में, अगर आप माजगांव का ही था वो, आई थिंक 5 साल में 2200% के रिटर्न, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रिटर्न्स हैं। तो इस तरह के रिटर्न्स मिलने के बाद आपको ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि मार्केट को मौका चाहिए कोई, और मार्केट को मौका मिला बजट में। जब उनको पता लगा कि बजट का जो बजट है वो एक्सपेक्टेशन से कम आ गया, तो उनको मौका मिल गया कि अब प्रॉफिट बुकिंग करती है। क्योंकि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ना ऐसे ही नहीं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता। हाँ, उसको एकदम से पैसों की जरूरत पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन वो जब तक उस स्टॉक में बने रहते हैं, जब तक उनको लगता है कि सब चीजें उनके फेवर में आ रही है, जैसे ही अगर जरा सा भी पॉइंट उनके अगेंस्ट में चला गया तो वो बेच के निकल जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने अपना पूरा माल ही बेच दिया होगा, आपने देखा भी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैंने दिखाया आपको, उन्होंने अपना पूरा माल नहीं बेचा है। हाँ,
लेकिन उन्होंने काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में कर ली है, क्योंकि उनको पता है कि काफी रिच वैल्यूएशंस हो चुके हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट घर लाना ठीक रहेगा। तो उस हिसाब से हर किसी के अपने अपने प्लान्स होते हैं। इन द नेक्स्ट 3 to 5 years द मैनेजमेंट ग्रोथ गाइडेंस डिफेंस companies active participation in the Make in India initiative and vast export opportunities will boost the sector। तो दूसरा एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट ने चलाया ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, और इससे लॉन्ग टर्म में आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है डिफेंस स्टॉक्स में, ये इनका कहना है। अगेन मैं ये कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीजें एनालिस्ट बता रहे हैं कि हाँ। और ये चीज तो आपको भी वैसे भी पता ही है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, और अब तो गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि बाहर भी वो अपने डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर एक्सपोर्ट भी करें। और अगर ऐसी कोई डील्स होना शुरू हो जाती है तो ये इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट बन सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक भी अगर आप अपने ही घरेलू कंपनियों से ऑर्डर्स फुलफिल करवाएंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो भी एक अच्छी चीज मानी जाएगी। और इस वजह से जो एनालिस्ट को लगता है कि डिफेंस स्टॉक की जो स्टोरी है, डिफेंस सेक्टर जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आपको ये छोटे मोटे करेक्शन से डरना नहीं चाहिए, यही मुझे भी लगता है। क्योंकि हाँ लेकिन रिस्क के पॉइंट्स हैं दो, वो यही है गवर्नमेंट चेंज एंड द बजट एलोकेशन। आपको पता ही है आने वाले चुनाव है महाराष्ट्र के, अगर वहां पे भी कुछ गवर्नमेंट में बड़ा हेर फेर होता है तो भी आई थिंक इनमें प्रॉफिट बुकिंग और भी ज्यादा हो सकती है। और 3-4 अभी तो खैर बीजेपी अभी आई है, 3-4 साल बाद जब दोबारा चुनाव होंगे तो कोई सरकार अगर मेजोरिटी में आती है या फिर कोई किसी प्रकार का कोई नेता अगर बदल जाता है, उस मिनिस्टर अगर उस कुर्सी पे जो बैठा है वो चेंज होता है, उसका माइंडसेट क्या बोलता है, इन चीजों पे भी ये चीज ये निर्भर करती है। क्योंकि ये जो सेक्टर है ना पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डिफेंस सेक्टर है तो गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की कुर्सी पे कौन बैठा है, उसकी सोच क्या है, इन चीजों का भी डिपेंड करता है इन स्टॉक्स का चलना। तो उसके बाद सेकंड रिस्क का पॉइंट मैंने लिखा हुआ है बजट एलोकेशन। अगेन बजट जो आने वाला है इसमें भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अगर बजट जो है एस्टिमेट्स के हिसाब से आया तो अगेन इनमें बहुत दमदार तेजी आ सकती है। एंड बजट अगर अगेन एक्सपेक्टेशन से बिलो आया तो अगेन प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो क्या ये सही टाइम रहेगा बाइंग का, सेलिंग का या होल्ड का, ये सब चीजें तो आपको अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही करनी चाहिए। पर अगेन मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इन चीजों से रिलेटेड कुछ टाइम होल्ड करना चाहिए। आई थिंक ये एक सही टाइम नहीं होगा, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने की ही बात है। बजट वगैरह एंड आरबीआई के रेट कट्स वगैरह ये सब चीजें भी चल रही है। यूएस में नए प्रेसिडेंट बने ट्रम्प साहब, तो उनकी कमेंट्रीज वगैरह भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके क्या क्या वो नीतियां बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इंडिया का बजट ही रहेगा कि क्या क्या होगा बजट में, एस्टिमेट्स के मुताबिक आएगा या अगेंस्ट द एस्टिमेट्स आएगा। तो ये सब चीजें ड्राइव करेंगी इनका नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली के लिए, जो कि हाँ लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से ग्रोथ जो है इंटैक्ट है, क्योंकि मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट के जो रास्ते गवर्नमेंट खोलने की कोशिश कर रही है। अगर ये सब चीजें, हाँ ये चीजें इतनी आसान नहीं है, इन चीजों में बहुत टाइम लगने वाला है। हाँ लेकिन ये अच्छे स्टॉक्स हैं। बैलेंस शीट मैंने आपको दिखाई शुरू में वीडियो में, बहुत ही धमाकेदार बैलेंस शीट्स हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा सा संयम के साथ न्यूज को देखना चाहिए, बजट में क्या एलोकेशन हो रहा है, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कि आई थिंक आपको इस वक्त डरना नहीं चाहिए, बल्कि न्यूज के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो डिफेंस का बजट आएगा, पूरा बजट आएगा और उसमें डिफेंस को कितना एलोकेशन मिलता है, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होगी इन स्टॉक्स के लिए। तो वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही सब कुछ था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको समझाई है। अगर आपको नहीं समझ में आई, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं और चीजें आपको बता दूंगा। एक और वीडियो आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी आपको। एंड वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।